Hello everyone. Today in this lecture we'll be discussing the next topic, that is the polarization of the ions in the same unit, that is the unit number 3. So mostly in the today's lecture we'll be finishing the first part of the unit, that is the ionic solids. So from the next lecture we'll be talking about, or we'll be discussing about the metallic bonding. Okay, so before going to the chapter, let us discuss about the previous lecture. So in the previous lecture we have talked about the solvation and the solvation energy, राइट. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्वेशन. सो सॉल्वेशन क्या होता है? जब भी हम किसी भी आयनिक सॉलिड में को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो सबसे पहले डिसोसिएट होता है, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद वो फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करता है, वो इंटरैक्ट करेगा सॉल्वेंट के आयंस के साथ, राइट, या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको हम कहेंगे सॉल्वेशन. Then we have talked about the hydration. So whenever the solvent is water and water interacts with the ions in the solution, that is called as the hydration. What is the solution energy? जब भी सॉल्वेशन होता है तो कुछ एनर्जी बाहर निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेशन एनर्जी. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्वेशन स्पीयर. सो सॉल्वेशन स्पीयर क्या होता है? जब भी कटायन और अनायन से एसोसिएटेड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो पूरा एक स्पीयर बनाता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन स्पीयर. सॉल्वेशन स्पीयर की वजह से क्या होता है? आयन का साइज जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए उसकी मोबिलिटी जो है वो क्या होती है? कम हो जाती है, right. Then we have discussed about the determination of the solvation energy. So determination of solvation energy के लिए हमने देखा था बोन-हेबर. Again we talked about the बोन-हेबर cycle only. उसमें हमने dissociation देखा था. So we had the lattice energy, क्योंकि आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए हमको lattice energy required रहेगी, तो वो एरो के ऊपर था. And then we had the latent heat of the solution and the solvation energies of the cation and the anion. So since the latent heat or the heat of the solution at infinite dilution and the lattice energy is known or are known, therefore we can calculate the solution energies of the cation and the anion. लेकिन अगर मुझे सिर्फ cation की या सिर्फ anion की solution energy निकालनी है तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, right. Then we have discussed about the factors affecting the solvation and the solvation sphere, नहीं solution energy होना चाहिए यहाँ पे. ओके, सो वहाँ पे हमने देखा था आयोनिक पोटेंशियल, राइट. आयोनिक पोटेंशियल इज नथिंग बट दी रेशियो ऑफ चार्ज टू दी रेडियस ऑफ दी आयन. सो चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, रेडियस जितना छोटा रहेगा उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, और जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उतनी ही ज़्यादा हमारी सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो रहेगी. नंबर 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देखा था. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पोलैरिटी ऑफ दी सॉल्वेंट, और जितना ज़्यादा पोलैरिटी रहेगा उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, राइट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी लैटिस एनर्जी. सो लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन को फेवर करने के लिए हमको ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम हो, राइट. और हमको सॉल्वेशन ऐसा चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो बाहर निकले. सो वी ऑलवेज गो फॉर दी रिएक्शंस और लुक अप फॉर दी रिएक्शंस जिसमें सॉल्वेशन एनर्जी कम से कम लगे, लैटिस एनर्जी जो है वो कम से कम लगे और सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो मैक्सिमम बाहर आए. Okay, so let us move to today's lecture. So that is about the polarization of ions. So in the previous lecture, what is polarization ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, and what are the ions ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, right. So still एक बार brief में let us discuss what is this. Okay, so ions जो हैं ये हमारे दो टाइप के ions हैं, that is the cation and the anion. So here you can see the neutral atom, whenever it loses the electron we will get a cation, and whenever it gains an electron we will get an anion, राइट. अब क्योंकि अनायन जो है ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसका साइज़ बड़ा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और क्योंकि कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए उसका साइज़ जो है वो छोटा रहता है. यहाँ पे यू कैन सी अनायन इज़ बड़ा, कैटायन इज़ छोटा. अब क्यों इनका साइज़ बड़ा और छोटा होता है? डेफिनेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए छोटा रहेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए बड़ा रहेगा. बट व्हाट हैपन्स हियर इज़ in an electron, yes, here you can see in cation you can see we have 4 protons and we have 3 electrons, and in an anion we have 4 protons but we have 5 electrons. So in anion you can see ज़्यादा electrons हैं, so ज़्यादा electrons का
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और क्योंकि उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इसीलिए उसका वॉल्यूम जो है वो बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर एनायन का साइज इस वजह से भी बड़ा होता है। वही अगर मैं कटायन के बारे में बात करूं तो कटायन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम कर दिया, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ जाता है न्यूक्लियस के साथ। ओके, देयरफॉर इट श्रिंक्स और उसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अब जब भी ये कटायन और ये अनायन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तब क्या होता है, लेट अस सी। सो व्हेनेवर दिस कटायन एंड अनायन अप्रोच ईच अदर, the electron clouds of the cation and of the anion, they are attracted by each other. ठीक है, but the nucleus of cation and the anion, they are repelled by each other. Therefore here you can see cation और अनायन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, रिपेल हो रहे हैं। इसीलिए देयर रिजल्ट्स इन द डिटॉर्शन ऑफ एन शेप ऑफ एन अनायन। ठीक है, ये परफेक्टली स्फीयर से क्या हो गया, ये डिस्टॉर्टेड हो गया। सो क्यों हुआ डिस्टॉर्शन, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कटायन एंड द अनायन एंड द रिपल्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ कटायन एंड द अनायन। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ। ठीक है, सो पोलराइजेशन क्या है, दिस इज द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ एन अनायन। तो पोलराइजेशन इज डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ एन अनायन। अब अनायन का ही शेप क्यों डिस्टॉर्ट होगा, कटायन का क्यों नहीं होगा, दिस इज बिकॉज क्योंकि अनायन का शेप जो है वो बड़ा है, इसीलिए उसका न्यूक्लियस के साथ उसका जो न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो इफेक्ट है या फिर उसके ऊपर जो फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ईजिली डिस्टॉर्ट हो सकता है। राइट, कटायन का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और उसको खींच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए कटायन जो है ये डिस्टॉर्ट ना होते हुए अनायन जो है ये डिस्टॉर्ट होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन। सो यू कैन सी इन द पोलराइजेशन व्हाट इज हैपनिंग, इस अनायन जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कटायन एंड दैट ऑफ एन अनायन आर मिक्सिंग और दे आर ओवरलैपिंग। ओके, सो there comes a new concept that is called as the polar covalent bond. Okay, so here you can see a non-polar covalent bond जिसमें there is perfect sharing of the electrons, है ना, there is equal sharing of the electrons. So that is a non-polar covalent bond or a perfect 100% covalent bond. Here you can see a cation and an anion, there is no sharing of the electrons, so it is pure ionic bond. So here you can see there is no sharing of the electrons in the bond. Okay, but whenever the polarization happens, the anion gets distorted. As a result, the electron cloud of cation and electron cloud of anion, they mixes, but the mixing is unequal mixing. Therefore, अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स हो रहे हैं इसीलिए वहाँ पे पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो आएगा। ओके, सो व्हेनेवर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज लार्ज, जब भी पोलराइजेशन का एक्सटेंट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, तब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कटायन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन दे विल ओवरलैप ईच अदर, right? And this overlapping will give the covalent character to this ionic bond. Okay, this is called as the polar covalent bond, जिसमें क्या हो रहा है, there is unequal sharing of the electrons. Now this polar covalent bond, this is more stable as compared to pure covalent bond as well as the pure ionic bond. Okay, ये दोनों से भी ज़्यादा stable जो है वो होता है polar covalent bond. Now the ionic nature, right, the ionic nature of the covalent bond, it depends upon polarizing power of the cation and the polarizability of the anion. So we'll discuss this now. What is the polarizing power and polarizability? उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या definitions यहाँ पे involve हो रहे हैं, right? So सबसे पहला definition we'll see polarization. So polarization is nothing but the distortion in the shape of an ion. ठीक है, जब भी अनायन के शेप का डिस्टॉर्शन होगा तो कौन डिस्टॉर्ट करेगा उसको, कटायन. सो डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ एनायन कॉज्ड बाय अ कटायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन. नेक्स्ट कम्स द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. तो अब ये पोलराइजेशन हुआ, सो पोलराइजेशन की वजह से कटायन और अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ओवरलैप होंगे, right? So the polarization causes overlapping of cations and anions.
दिस गिव्स कोवैलेंट कैरेक्टर टू द आयनिक बॉन्ड, इसी को हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. देन कम्स नेक्स्ट दैट इज द पोलराइजिंग पावर. तो कौन पोलराइज कर रहा है? कटायन, राइट. तो पोलराइजिंग पावर किसका? कटायन का. सो द पावर ऑफ कटायन टू पोलराइज एन अनायन, ठीक है, किसका पावर? कटायन का. सो द पावर ऑफ अ कटायन टू पोलराइज एन अनायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजिंग पावर. देन कम्स पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन. कौन पोलराइज हो रहा है? एनायन हो रहा है, इसलिए उसकी पोलराइज होने की अबिलिटी, देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी. सो द अबिलिटी ऑफ एन अनायन टू अंडरगो पोलराइजेशन. कोई भी एनायन कितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है उसी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन. सो दीज 4 definitions आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज पोलराइजेशन, polar covalent bond, polarizing power, and the polarizability of the anion. So I hope this is clear to you. So now we will move to the next part, that is the discussing about the polarizing power and the polarizability. So इसको बताने के लिए there has been given certain rules, and the rules were given by a scientist called as the Fajan. Therefore these are called as the Fajan's rule. ओके. सो फजान्स रूल जो है ये हमको क्या हेल्प करेंगे? दीज प्रॉपर्टीज विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, राइट. कितना पोलराइजेशन होगा ये हमको बताएंगे कौन? फजान्स रूल. सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द फजान्स रूल. सो द रूल नंबर 1 ऑफ द फजान इज द कटायन विथ स्मॉलर साइज हैज़ हायर चार्ज डेंसिटी. ये आप सबको पता है, हमने देखा था जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना छोटा उसका साइज़ रहेगा. अगर किसी पे +3 चार्ज है, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं किसी को, मतलब वो 3 गुना छोटा रहेगा किससे? जिसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, राइट. सो वी नो दैट कटायन विद द स्मॉलर साइज, जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है उसका चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट. इसीलिए उसका पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा रहेगा. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज कोई भी आयन है उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, राइट. तो क्या हुआ? अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, है ना. तो उसका चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ गई, इसलिए वो छोटा है लेकिन उसमें पावर ज़्यादा है, इसलिए इट हैज़ दी हाई पोलराइजिंग पावर. देयरफॉर वी कैन से स्मॉलर इज द साइज ऑफ कटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब आप देख सकते हैं. दिस इज बेटा मांगे कार सेंट्रो, मतलब क्या है ये? दिस आर दी अल्कलाइन अर्थ द गोइंग down the group. So Be2 plus Mg2 plus Ca2 plus strontium 2 plus down the group shell goes on increasing. मतलब स्ट्रॉन्शियम जो है वो सबसे बड़ा है, बेरिलियम जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए पोलराइजिंग पावर जो सबसे छोटा उसका, इसलिए बेरिलियम 2 प्लस का पोलराइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है. पोलराइजिंग पावर की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सब 2 प्लस है, मतलब दे आर कटायंस, है ना, इसलिए कटायंस का पोलराइजिंग पावर. ओके. सो इस पॉइंट से हमको ये समझ में आता है कि जितना छोटा हमारा कटायन रहेगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट रूल टॉक्स अबाउट दी अनायंस. अभी कटायन की बात कर ली, अब अनायन की बात करेंगे. तो अनायन जो है वो क्या हो रहा है? डिस्टॉर्ट हो रहा है. तो हमको कैसा अनायन चाहिए? हमको बड़ा अनायन चाहिए. क्यों? क्योंकि अनायन जितना बड़ा रहेगा उतना न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स का कांटेक्ट कम रहेगा, और जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का कांटेक्ट कम रहेगा हम उसको उतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उतना उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसीलिए वो उतना ही डिस्टॉर्ट हो सकता है. ओके. सो यू कैन सी हियर, लार्जर इज द साइज ऑफ एन आयन, मोर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी. जितना बड़ा रहेगा उतना इजीली वो पोलराइज होगा. दैट इज लार्जर एनायंस आर मोर प्रोन टू डिफॉर्मेशन, है ना. क्यों डिफॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो कांटेक्ट है, जो उनकी अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए आप उसको इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट हैलाइड्स. हैलाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब दे आर एनायंस. अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप. सो डाउन द ग्रुप द शेल गोज ऑन एडिंग. सो आयोडीन जो है, आयोडाइड आयन जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए आप उसको सबसे इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हो. देयरफॉर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडाइड आयन इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ द फ्लोरीन इज द मिनिमम. ठीक है. मूविंग टुवर्ड द थर्ड पॉइंट, दैट इज हायर इज द पॉजिटिव चार्ज. अभी हम बात करेंगे पोलराइजेशन की. ठीक है. सो कब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा? तो अभी हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में, जितना छोटा कटायन, मतलब जितना ज़्यादा उसके कटायन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर.
अब एनायन देखा हमने, ठीक है। अनायन भी सबसे बड़ा अनायन कब रहेगा, जब वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेगा, मतलब अनायन पे भी जो चार्ज है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी कि हायर इज़ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कटायन, कटायन पे भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा चाहिए और एनायन पे भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा चाहिए। तो जितना कटायन और अनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा रहेगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर रहेगा। सो हायर इज़ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कटायन, इट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर. Similarly, higher is the negative charge on the anion, it has higher polarizability, right? That is, we can say extent of polarization increases with increase in charge on cation and anion. पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा रहेगा जितना कटायन और अनायन पे चार्ज जो है वो ज़्यादा रहेगा. दिस इज द थर्ड पॉइंट. सो आई कैन से दैट थर्ड पॉइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट में एज सच आपको याद करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है. सो नाउ विल मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट और द लास्ट रूल ऑफ द फजान. सो हियर यू कैन सी cations with pseudo inert gas configuration. What do you mean by pseudo inert gas configuration? इसका मतलब ये होता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो 10d में, 6p में और 2s में. 6 और 2 8 और 10 18, ठीक है. सो जिनमें pseudo inert gas configuration होता है, they have higher polarizing power as compared to the ions having inert gas configuration. तो inert gas का configuration क्या रहता है? outer most shell is 8. सो 6 + 2 8 है ना. तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनसे ज़्यादा स्टेबल वो रहेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो फॉर एग्जांपल वी कैन सी AgCl इज मोर कोवैलेंट ड्यू टू द एप्रिशिएबल पोलराइजेशन एज कम्पेयर टू NaCl, ठीक है. सो NaCl जो है, NaCl में Cl तो कॉमन है AgCl और NaCl में. सो Na सोडियम, बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स है. Ag D ब्लॉक का एलिमेंट है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. सो Na प्लस हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, Ag प्लस हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो क्योंकि Ag प्लस के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है. क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है इसलिए उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा रहेगा. क्यों कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हुआ है, इसीलिए कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें आया, ठीक है. तो ये हो गए आपके 4 फजान्स रूल. तो पहला फजान्स रूल बोलता है जितना छोटा साइज कटायन का उतना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर. सेकंड बोलता है जितना लार्ज साइज अनायन का उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी. थर्ड रूल बोलता है जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा कटायन या अनायन पे उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेशन होगा. और फोर्थ पॉइंट बोलता है जिनमें स्यूडो इनर्ट, जिन कटायंस में स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज़्यादा पोलराइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दोज कटायंस जिसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है. सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द फजान्स रूल. सो नाउ विल मूव टू द एप्लीकेशंस ऑफ द फजान्स रूल. सो एप्लीकेशंस क्या रहेगा? अगर आपके पास किसी ने कुछ आयोनिक सॉलिड्स दिए हैं, सो यू हैव टू टेल अबाउट द आयोनिक कैरेक्टर और द कोवैलेंट कैरेक्टर और द पोलराइजिंग पावर, है ना. सो दैट यही उनके एप्लीकेशंस रहेंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट. उसके पहले हम फजान्स रूल को एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है. सो हियर यू कैन सी वी हैव आइडियलाइज्ड आयन पेयर. यहाँ पे बढ़िया कटायन है, बढ़िया अनायन है, कोई भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है. कोई किसी को भी पोलराइज नहीं कर रहा है. देन वी हैव म्यूचुअली पोलराइज्ड आयन पेयर. हियर यू कैन सी कटायन इज पोलराइजिंग anion, right? And the anion is also polarizing the cation. Okay, so they are mutually polarizing each other. Now here you can see polarization caused by the covalent bond between the ions. So यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो एक दूसरे को पोलराइज कर रहे हैं, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी हियर द पोलराइजेशन इज हैपनिंग. Okay, so here you can see decreasing the cation size, the polarization will increases, and the increased polarization of the anion by the cation. Okay, so now let us move forward with the next part. Okay, so let us summarize this image. So here you can see decreasing the size of cation. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा कटायन है, यहाँ डिस्टॉर्ट हुआ छोटा है, यहाँ पे यू कैन सी द कटायन इज़ वेरी स्मॉल. तो जितना छोटा कटायन रहेगा उतने अच्छे से वो पोलराइज कर पाएगा. ओके,
एंड हियर यू कैन सी द साइज ऑफ द एनायन जो है वो बढ़ता जा रहा है ना. सो जितना ज़्यादा बड़ा एनायन रहेगा उतना अच्छे से वो डिस्टॉर्ट हो पाएगा. सो हियर यू कैन सी इंक्रीजिंग पोलराइजेशन ऑफ द एनायन बाय द कटायन. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कटायन का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है. यहाँ पे दोनों इक्वल साइज के थे इसलिए एक दूसरे को पोलराइज नहीं कर पा रहे थे. यहाँ पे यू कैन सी दे आर एबल टू पोलराइज ईच अदर. Okay, and here you can see cation is polarizing the anion. So now let us move forward with the applications of the Fajans rule. So we know that as the charge of the cation goes on increasing in the compound, the polarizing power also increases. है ना, ये हमने अभी देखा. Now we know that increase in now since the polarizing power is increasing, मतलब क्या होगा, दोनों का जो मिक्सिंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का वो बढ़ेगा. अब वो बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा. देयरफॉर देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कोवेलेंट कैरेक्टर. ओके, एंड वी नो दैट विद द इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है. ओके, सो एज द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. मतलब पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट. जब जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तब तब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घटेगा. सो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सो वी हैव NaCl, we have MgCl2 and we have AlCl3. So here you can see Na के ऊपर +1 का चार्ज है, Mg पे +2 का चार्ज है और Al दैट इज़ एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज है. तो हमने अभी देखा था जितना ज़्यादा चार्ज उतना छोटा आपका कटायन तो उतना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर. देयरफॉर पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट किसका रहेगा? Al का. सबसे कम किसका रहेगा? सोडियम का. ठीक है, और अभी हमने देखा जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? कम होगा. सो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम क्लोराइड का है तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम क्लोराइड का रहेगा और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सोडियम क्लोराइड का रहेगा. ठीक है, सो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने देखा कि पोलराइजिंग पावर दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट. सो अगर हमारे पास किसी ने कुछ आयनिक सॉलिड्स दिए हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, किस में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा, किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा. तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा? AlCl3 में. और NaCl में कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, मतलब आयनिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा है. ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़, अब ये तो अलग अलग मेटल्स थे तो अलग अलग चार्ज थे तो हमने कर लिया. बट अगर हमारे पास सेम ही मेटल है और उसके फिर बेसिस पे हमको निकालना है. ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन इज फॉर द सेम मेटल आयंस विद द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. है ना, अगर सेम मेटल है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा पोलराइजिंग रहेगा. है ना. सो मॉलिक्यूल विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर और जब हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा तब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रहेगा. सो लेट अस सी, आई हैव गिवन यू 3 एग्जाम्पल्स हियर. वी हैव सोडियम SnCl2 stannous. Okay, we have SnCl2 and SnCl4, PbCl2, PbCl4 and TiCl and TiCl3. इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दिस. ठीक है, सो SnCl2 एंड SnCl4. तो यहाँ पे Sn जो है दैट इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो SnCl4 का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू SnCl2. अब जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसलिए SnCl4 का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या रहेगा? कम रहेगा और SnCl2 का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा रहेगा. ठीक है, सिमिलर इज़ द केस विद द PbCl2 एंड द PbCl4. यहाँ पे लेड +2 में है, यहाँ पे लेड +4 में है. +4 वाले का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा और मेल्टिंग पॉइंट कम, पोलराइजिंग पावर +2 का कम और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट TiCl एंड TiCl3. यहाँ पे टिटानियम +1 में है, यहाँ पे टिटानियम +3 में है. जिसका चार्ज ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, इसीलिए TiCl3 का पोलराइजिंग पावर इज़ हाई एंड उसी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा रहेगा? लो रहेगा. ठीक है, मूविंग टूवर्ड द थर्ड एप्लीकेशन. सो हियर वी कैन सी we are talking about the halides of alkali and alkaline earth metals. ठीक है, so alkali and alkaline earth metals के जो halides रहते हैं, ठीक है, वो आयोनिक होते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में,
ठीक है. एज वी मूव डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन, साइज जो है कटायन का बढ़ता जाएगा, है ना. अब जब साइज बढ़ता जाएगा तो उसका पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. अब जब पोलराइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगा तब क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, है ना. क्योंकि पोलराइजिंग पावर मतलब क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है वहाँ पे, है ना. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीशियम क्लोराइड. सारे हलाइड्स हैं फर्स्ट ग्रुप के. लिथियम के बाद लिथियम में सिर्फ एस ऑर्बिट रहेगा, इसमें sp d, ठीक है. सो ऐसे इसमें के शेल, के एल, के एल एम, के एल एम एन ओ, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, शेल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. क्योंकि शेल्स बढ़ते जाएंगे साइज जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना. सो साइज बढ़ती जाएगी तो पोलराइजिंग पावर जो है वो कम होता जाएगा. सो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा लिथियम का रहेगा और सबसे कम जो है वो सीशियम का रहेगा. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द पोलराइजिंग पावर इज डिक्रीजिंग. वाई? बिकॉज द साइज इज इंक्रीजिंग. सीशियम का साइज जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनिक कैरेक्टर. सो आयनिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ऊपर LiCl का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है ना. तो सबसे ज़्यादा है मतलब वहाँ पे ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड आया, इसलिए यहाँ पे यू कैन सी वी हैव मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर. और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर कम होते जाएगा. तो क्योंकि पोलराइजिंग पावर कम होते जा रहा है इसीलिए कोवैलेंट कैरेक्टर भी नीचे जाते जाते डिक्रीज़ होगा. क्योंकि पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ हुआ, कोवैलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज़ हुआ, इसलिए आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता गया. देयरफॉर सीशियम क्लोराइड जो है दिस विल हैव मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर. वही अगर मैं मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर की बात करूं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि ऊपर जाते वक्त पोलराइजिंग पावर जो है वो बढ़ेगा और जब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तब कोवैलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होगा, इसीलिए आयनिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा. क्लियर? ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट एप्लीकेशन दैट इज द हलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं एंड हलाइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स. ठीक है, तो अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ट्रांजिशन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डी ऑर्बिटल आ गया. ठीक है, तो हमने देखा था डी ऑर्बिटल्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनमें क्या रहेगा, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना. सो 18 इलेक्ट्रॉन वाले में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, इसीलिए द हलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैव एप्रिशिएबल कोवैलेंट कैरेक्टर एज कम्पेयर टू अल्कली हलाइड्स. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अल्कली हलाइड्स के पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अल्कली हलाइड्स के पास इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन है, दैट इज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन है, दैट इज दे हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्योंकि उनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए वो ज़्यादा पोलराइजेशन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ वहाँ पे, है ना. एंड D10 में जो है वहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. So that is why what is happening here, they lead to more polarization leading to the orbital overlap. अब ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा. ठीक है, हमने देखा था एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं जब इंट्रोड्यूस होते हैं सो लेफ्ट टू राइट उनका साइज़ जो है वो कम होते जाता है. ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट. ओके, सो दैट इज़ वाई साइज़ जो है उनका कम होगा, इसलिए उनका पोलराइजिंग पावर जो है वो बढ़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी AgCl, CuCl, AuCl. ठीक है, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, है ना. सो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो दे हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, वेराज NaCl, KCl जो है इनके पास इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन रहेगा. इसलिए ये जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन है दे हैव मोर पोलराइजिंग पावर एज कम्पेयर टू दिस. इसलिए ये जो है वो आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा रहेगा. Okay, so these are the certain applications of the Fajan's rules. So here we finish the first part of this unit, that is the ionic solids. So if you have any doubt, just let me know. Give some comments in the comment section if you have any doubts. I can see you are getting less marks in the assignments. So अगर समझ में आ रहा है तो कम मार्क्स नहीं आने चाहिए और समझ में नहीं आ रहे हैं तो डाउट्स पूछने चाहिए.
Okay, so just work a little hard and please let me know you understand it or not. So this is all about today. Thank you so much.